नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बाद किया केरल का दौरा, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने गांव का विश्वास तोड़ा, बीजेपी ने विकास के लिए खोली तिजोरी। केजरीवाल के करीबी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शराब घोटाला मामले में अदालत ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। 2024 चुनाव के लिए विपक्षी एकता को उधार देने की कवायद शुरू, तेजस्वी संग ममता बनर्जी से मुलाकात करने कोलकाता पहुंचे नीतीश कुमार, मिशन 2024 पर की चर्चा। कर्नाटक में राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा कांग्रेस लाएगी 150 सीटें, 40 पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। अमृतपाल को कड़ी सुरक्षा के बीच डिब्रूगढ़ जेल किया शिफ्ट, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। आज की पहली खबर में बात करेंगे पीएम के मध्य प्रदेश और केरल दौरे की। पीएम मोदी आज रीवा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7,853 करोड़ रुपए की नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांव का विश्वास तोड़ दिया। वहीं एमपी के बाद पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे के लिए केरल पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा ईसाई समुदाय के वरिष्ठ पादरियों के साथ बैठक की। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मायने हैं पीएम के इन दौरों के? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार विकास को मेन मुद्दा बनाने में जुटे रहते हैं और इसलिए चुनाव आने से पहले उनके जो दौरे होते हैं वो लोगों और राज्यों में खास करके जहां चुनाव होने वाले हैं वहां क्या मिलता है, क्या नया होता है, इस पे नजर टिकी हुई होती है। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति बहुत ही सिंपल है। वो जो लोग अब तक सरकारी सुविधाओं से वंचित रहे हैं, समाज का सबसे गरीब तबका जो अब तक जल के लिए तरस रहा था, टैप वाटर नहीं मिलते थे, तो ये लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम ये इस चुनाव में, आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। इसलिए वो हर राज्य में इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि गांव हो, गरीब हो, वो इलाका जो अब तक पिछड़ा रहा है वहां कम से कम टैप वाटर मिले। साथ ही साथ केरल में जाकर वो क्रिश्चियन समुदाय के रिलीजियस लीडर्स से मिल रहे हैं। तो साफ है, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, तो उस एजेंडे को भी लेकर के जा रहे हैं। 2 दिन केरल में रहने का मतलब ये है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी जहां बहुत ही कमजोर है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में दौरे के दौरान जहां एक तरफ लोगों को सौगात दी, वहीं दूसरी तरफ केरल में बीजेपी की जमीन को मजबूत करने की कोशिशों में अब जुटे हैं। वहीं शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर की याचिका को खारिज कर दिया। विजय नायर की इस याचिका में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें शराब घोटाले संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका को 19 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। नायर इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नायर की इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरा मामला जिसमें विजय नायर को अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है? देखिए, ये विजय नायर सिर्फ आम आदमी पार्टी का कोई कम्युनिकेशन इंचार्ज नहीं है, ये केजरीवाल का चेहरा है जो इस घोटाले में पूरी तरीके से संलिप्त है। लोअर कोर्ट में इसकी जमानत याचिका खारिज हुई या हाईकोर्ट पहुंचे, ईडी का मसला चल रहा है, तो हाईकोर्ट ने 19 मई का तारीख दिया कि अगली सुनवाई। इस बीच हुआ ये
कि केजरीवाल को 16 तारीख को सीबीआई ने बुला लिया। अब सीबीआई के सामने जब केजरीवाल पहुंचे तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, इससे केजरीवाल का माथा ठनका। वो इसलिए कि उसको लगा कि जो बातें सिर्फ मैं और विजय नायर जानता हूं, ये सीबीआई को कैसे मालूम चल गया। और तब से केजरीवाल के तेवर बिल्कुल ही नरम पड़ गए हैं और इसलिए वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, इससे पहले कि सीबीआई फिर से उनको बुलाए, गिरफ्तार कर ले। कम से कम अपना डिफेंस, पता नहीं विजय नायर ने क्या बताया नहीं बताया, तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो बाहर आए। इसीलिए जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है वो जल्द से जल्द हो, ये याचिका लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वापस जाएं, हाईकोर्ट में ही गुहार लगाएं। हाईकोर्ट इतना वक्त इसलिए ले रहा है कि विजय नायर ने अपनी याचिका तो दायर की, लेकिन इसमें हाईकोर्ट के जज ने कहा कि इस पूरी याचिका के जवाब में ईडी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ईडी से जवाब तलब किया और ईडी को जवाब देने के लिए 19 तारीख तक का वक्त दिया। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी पार्टी घबराई हुई है। सिसोदिया को केजरीवाल ने फंसा दिया, सीबीआई में जाकर के बोला है कि कैबिनेट का कोई इससे लेना देना नहीं है, ये कानून पूरी तरीके से सिसोदिया ने बनाया। लेकिन विजय नायर ने जो खुलासे कर दिए ईडी और सीबीआई के सामने, उसको लेकर ये सारे लोग परेशान हैं। इसलिए ये हाथ पैर मार रहे हैं कि जितना जल्द हो सके कि विजय नायर को छुड़वाया जा सके। इसलिए ये अर्जी डाली गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, जिसमें विजय नायर की याचिका पर सुनवाई से अदालत ने इनकार कर दिया। आगे बात करते हैं 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे नीतीश कुमार की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिसमें 2024 की विपक्ष के एजेंडे पर बातचीत की गई। राज्य सचिवालय में हुई इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम ममता के साथ हमारे लंबे समय से रिश्ते हैं, उनके शासन काल में हुए विकास को हमने देखा है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे उद्देश्य बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है। डॉक्टर साहब, क्या ममता बनर्जी भी इस बार विपक्ष के एजेंडे में उनका साथ देगी? देखिए, कोई विपक्षी एकता नहीं होने वाली। ये बिहार के दो नेता, एक मुख्यमंत्री है, दूसरा डिप्टी सीएम है। बिहार में क्या सब कुछ काम धाम आपने दूसरे के हवाले छोड़ दिया है? कभी दिल्ली में मीटिंग हो रही है, कभी आप केजरीवाल के पास जा रहे हैं, तो कभी ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं। इतना वक्त कैसे मिल जाता है इस गरीब प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को? और किस लिए? एकता है, विपक्षी एकता। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी को हराएंगे। भाई, जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को तो निभाओ ठीक से। आप उधर मिल रहे हो और विपक्ष के सबसे बड़े लीडर वो महाराष्ट्र के अंदर वो बयान दे रहे हैं कि कोई एकता नहीं चलेगी, कोई एकता नहीं। भाई, कोई किस मुद्दे पे आप एकजुट होने जा रहे हो? नीतीश कुमार ये राहुल गांधी से बातचीत करते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि हम सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। तो ये बताए कि क्या कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों के साथ मिलकर बंगाल में लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे? ये बेकार की बातें सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, नेतागिरी करने के चक्कर में कि अपना चेहरा चमकता रहे मीडिया के अंदर में, अपने दायित्वों को छोड़ के वैसे काम में ये लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जी बिल्कुल, विपक्ष को 2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने के लिए कमान नीतीश कुमार ने संभाली है, जिसके बाद अब वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने में जुट गए हैं। अगली खबर में बात करेंगे राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे की। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर अगले महीने विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। राहुल ने बेलगावी के रामदुर्ग में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। वहीं कर्नाटक में चुनावी प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राज्य के दक्षिणी हिस्से में अलग अलग रोड शो में हिस्सा लिया। साथ ही पार्टी नेताओं के साथ चुनाव कार्य समिति की बैठक भी की। डॉक्टर साहब, एक तरफ
राहुल गांधी हैं वो कर्नाटक में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं बीजेपी भी वहां अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। देखिए, वहां पे बीजेपी की सरकार है तो एक एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा है कि जिस तरीके से कोविड के दौरान जो प्रबंधन रहा, जिस तरह से गरीबों को अनाज पहुंचाए गए, दवाइयां दी गई, बाकायदा पैसे ट्रांसफर किए गए, उस आधार पे वो इस एंटी इनकम्बेंसी को लड़ पाएंगे। और अमित शाह इसलिए दावा कर रहे हैं कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि कर्नाटक में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत तो नजर आ रही है, कई सारे सर्वे बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद सरकार चली गई, जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद आपस में ही दो बड़े लीडर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वैसी स्थिति राहुल गांधी ने कर्नाटक में भी पैदा कर दिया है। दो बड़े लीडर, एक दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार, दोनों पहले से ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा पता नहीं, जो राहुल गांधी तय करेंगे वो होगा। अब दिक्कत क्या हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो दोनों ही लीडर आपस में ही कॉम्पीट कर रहे हैं और एक दूसरे को हराने पे तुले हुए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो रहा है। दिक्कत यह है, पॉलिटिकल पार्टीज जो दिल्ली से नियंत्रित होती हैं, वो किसी एक चेहरे को, किसी एक व्यक्ति को, या यूं कहे लोकल लीडर्स को पनपने नहीं देना चाहती है। इस वजह से कंफ्यूजन कांग्रेस में भी है और कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में भी है। जी बिल्कुल, चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है और इसी सिलसिले में जहां राहुल गांधी ने अपनी रैली की, तो शाह और नड्डा ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए रोड शो किए। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पुलिस के शिकंजे में फंसे अमृतपाल की। लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले अमृतपाल को 23 अप्रैल को पकड़ा गया। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब कड़ी सुरक्षा के बीच उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया। जेल में भी सीसीटीवी कैमरों के साथ अमृतपाल की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। आने वाले दिनों में इस जेल में ही अमृतपाल से सेंट्रल एजेंसी की कई टीमें पूछताछ कर सकती हैं। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल के चाचा, एक फाइनेंसर, एक मीडिया सलाहकार और सुरक्षा गार्ड सहित कुल 9 सहयोगी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आखिरकार अमृतपाल पकड़ा गया और अब उस पर निगरानी के लिए कड़ी सुरक्षा भी डिब्रूगढ़ जेल में की गई है। ये तो जानकारी मिल रही है कि डिब्रूगढ़ जेल में जो रखा गया है अमृतपाल को, तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई उससे बहुत ही सेक्लूडेड सेल में रखा गया है, उसके आसपास भी कोई भटक नहीं सकता। खाना वगैरह दिया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि मेंटली बड़ा थक चुका है वो। कई सारे राज वो उगलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। और जो एजेंसियां हैं वहां से खबर आ रही है कि अगर इसने पाकिस्तान, दुबई, यूरोप और हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के खिलाफ खालिस्तान के नाम पे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसका ये खुलासा अगर नहीं करेगा तो एजेंसियां कोर्ट में इसके नार्को टेस्ट के लिए आवेदन दे सकती है। ये हिंदुस्तान का दस्तूर रहा है, जब इस तरह का खूंखार आतंकी कहीं पकड़ा जाता है तो कोर्ट भी उन्हें नार्को टेस्ट के लिए भेज देती है। और जब ये होगा तो कई सारे सफ़ेद पोश जो हिंदुस्तान के अंदर किसान नेता बनकर, वामपंथी बनकर, क्रांतिकारी बनकर और राजनीतिक नेता बनकर वो लोगों को जो भ्रमित करते हैं, उनका चेहरा बेनकाब होगा। जी बिल्कुल, लंबे समय के बाद आखिरकार अमृतपाल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया, जहां अब उससे पूछताछ होगी, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।